नमस्कार, मैं हूँ काव्या सेदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर YESS ऐप टाइप कीजिए। जैसे वो आपको दिखाई दे, इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवेल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप, YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सेदानी। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या? अभी बता रहा हूँ, पहले आपको बताओ या सबको बताओ? चिल रिलैक्स। नहीं यार, हमेशा ऐसे ही होता है। मेरा शो चालू होने से पहले ना लोग पूछने लगते हैं, मेरा कैमरा क्रू, मेरे दोस्त यार फोन करने लगते हैं कि आज कौन सी कहानी बताओगे। अरे यार 1 मिनट, पहले सबको बताऊंगा, फिर साथ साथ आप भी देख लेना, उन्हें अलग बताओ। ऐसा नहीं होता यार। सही कह रहे हैं यार, लोगों को हमारा शो पसंद ही इतना आ रहा है। हाँ यार, और देखते ही देखते स्मृति, हम हमारे शो के लास्ट सेकंड एपिसोड में आ गए हैं। हाँ, मैं हूँ आपके साथ स्मृति और मैं हूँ आपके साथ रोहन, और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचरस गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। शो में हम दिखाते हैं उद्यमियों की सच्ची और रोमांचक कहानियां और उनसे सीखते हैं नया कौशल। तो आज की हमारी जो स्टोरी है स्मृति, उसका नाम है द अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर इज द स्ट्रीट कार्ट एंटरप्रेन्योर, यानी ठेला गाड़ी वाले उद्यमी कमाल के उद्यमी। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक ठेले वाले की आवाज से कई और लोग अपना ठेला लगा लेते हैं, कैसे ये लोग उद्यमी बनते हैं। चलो देखते हैं, आइए साथ देखते हैं। ठेला गाड़ी वाले उद्यमी कमाल के उद्यमी। कौशलेंद्र की 10वीं की बोर्ड परीक्षा अभी खत्म हुई थी। हालांकि उसे पढ़ाने के लिए उसके माता पिता को काफी संघर्ष करना पड़ा था। गया में रहने वाले इस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसने फैसला किया कि आगे पढ़कर कुछ हासिल नहीं होगा, न ही इससे उसे अपने जीवन में रोटी कमाने के लिए कोई फायदा होने वाला है। गर्मी की एक शाम को वो अपनी बहन के साथ बैठा और उसने अपनी योजना के बारे में उसे बताया कि वो कैसे अपनी जीविका के बारे में सोच रहा है। आखिर क्या हो सकता है? कुछ समय के बाद उन्हें एक ठेले वाले की आवाज आई, तरबूज ले लो, तरबूज। और इस तरह उसे विचार सूझा। वो तेजी से उसके ठेले की ओर दौड़ा और उसे गौर से देखने लगा। उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी साइकिल थी और कुछ पुराने टायर भी। पहले उसके पिता इसी साइकिल से चीनी मिल जाते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी। इसके अलावा उनके घर पर वो छोटा सा पलंग भी था जो बच्चों के सोने के लिए इस्तेमाल होता था। कौशलेंद्र और उसकी छोटी बहन कुशल इन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे। कुशल 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। आखिर वो क्या हो जिससे वो अपनी जीविका कमा सके। अगले दिन वे घर से उन सब चीजों को लेकर निकल पड़े जिनके दोबारा इस्तेमाल से वो अपनी इस नई योजना के लिए ठेला गाड़ी बनाने वाले थे। एक सेहतमंद ठेला गाड़ी। उन्होंने साइकिल के पुराने टायरों पर छोटा सा पलंग बिछा दिया। फिर उन्होंने खट्टे मीठे आम बेचने शुरू किए, जिसे अलग अलग ढंग से काट कर
वे पत्तों की हरी, पीली, नारंगी प्लेटों पर बेचते। अगले मौसम में उन्होंने जामुन और नाशपाती बेचा। लेकिन इतने से बात नहीं बनी। कौशलेंद्र के कई दूसरे दोस्त भी थे जिन्हें अपनी जीविका खोजनी थी। उसने रजिया, विकास, रमन, बाबू, छोटू और अम्बरीन को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी ठेला गाड़ी दिखाई। उनकी बातचीत शुरू हुई। सभी लोग सोचने लगे कि वो भी क्या ऐसी ही किसी योजना पर काम कर सकते हैं। उन्होंने बाजार में एक जगह को चुना जहां वे सब अलग अलग ठेला लगाएंगे ताकि लोगों को अलग अलग चीजें मिल सके। इसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। इस तरह ठेला गाड़ियों का एक गुट बन गया। ये शानदार रविवार था। ये लोग सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक काम करते थे। अपने आसपास ठेला गाड़ी उद्यमियों को देखिए, उनकी कहानी के बारे में जानिए, उसे सभी से बांटिए। जानिए कि आखिर क्या टिकाऊ है, स्थानीय क्या है, रिसाइकल क्या है, जिसे प्रेम से बनाया गया है। जब आप अपना स्वादिष्ट नाश्ता कर रहे हो तो सोचिए कि आप कैसे उद्यमी बन सकते हैं। आप अपनी ठेला गाड़ी कहाँ लगा सकते हैं, ये किससे बनी होगी, इस पर आप क्या बेचेंगे, ये कौन सी समस्या सुलझाएगी। आप प्लास्टिक की प्लेटों, स्ट्रॉ इत्यादि से कैसे बच सकते हैं। क्या कौशलेंद्र और कुशल ने आपको प्रेरणा दी है। स्ट्रीट कार्ट एंटरप्रेन्योर लॉन्च। रास्ते के ठेले का उद्यम का अभ्यास आपको 4-4 का दल बनाकर पूरा करना होगा। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। कहानी से आपने सीखा कि ठेले पर व्यापार करने वाला हर इंसान उद्यमी है। अब इस अभ्यास से हम सीखेंगे कि कैसे ठेले पर व्यापार किया जा सकता है। पहला भाग, ठेले पर उद्यम से संबंधित अभ्यास पुस्तिका में कुछ सवाल है, उनके जवाब दें। इसके बाद पुस्तिका में दी गई चेकलिस्ट से निश्चित करें कि आपकी योजना वास्तविक है या नहीं। दूसरा भाग, अपने ठेले का चित्र बनाएं। उसमें लिखें कि कहां पर क्या सामान रखेंगे। अपना शोध और पुस्तिका में लिखे हुए अन्य सवालों के जवाब लिखें। तीसरा भाग, अब अपने ठेले का स्थान निर्धारित करें। ऐसी जगह खोजें जहां आपको अधिक से अधिक ग्राहक मिले लेकिन किसी को कोई परेशानी ना हो। अब अगली गतिविधि पढ़ें और एक सफल उद्यमी बनकर समाज की समस्याएं सुलझाएं। यही तो है एक सच्चा उद्यमी जो सबको साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। और स्मृति, मुझे लगता है कि हमारी इस कहानी से एक कौशल जो बहुत जरूरी सामने निकल के आता है वो है डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, जिसका मतलब चलो हमारी किताब उठाते हैं, पन्ने पलटते हैं और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चलिए पढ़ते हैं। डिजाइन थिंकिंग यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो समस्या सुलझाने में मदद करती है। सबसे पहले किसी समस्या की पहचान करना, उसके बाद उस समस्या का कारण पता करने के लिए लोगों से पूछना और शोध करना, नोट्स बनाना, मिली हुई जानकारी का अभ्यास करना, समस्या को हल करने के लिए एक मॉडल यानी रणनीति बनाना, अपने प्रोटोटाइप, मॉडल या रणनीति को लोगों को दिखाकर उनसे पूछना कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं, अपने प्रतिरूप में बदलाव करना। इसका परीक्षण एक बार फिर से उन लोगों के साथ करना जिन्होंने आपको बताया था कि समस्या का कारण क्या है। डिजाइन प्रक्रिया का पालन करना किसी भी समस्या को हल करने और उद्यमी बनने की कुंजी है। हाँ, इस कौशल का हमने भरपूर इस्तेमाल कौशलेंद्र की कहानी में देखा। कैसे उसने अपने घर के पुराने सामान से एक ठेला बनाया एंड उसे एक व्यवसाय शुरू किया। बिल्कुल, ये किसी भी काम के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी कौशल है। जैसे हमारे शो के लिए हमने पहले इस कौशल यानी डिजाइन थिंकिंग स्किल का ही इस्तेमाल किया। सोचा कि ये शो कैसा होगा, लोगों को अपना आइडिया बताया, उनसे फीडबैक लिया, फिर उस फीडबैक पर काम किया, फिर देखा कि क्या सही है, क्या गलत है, आप लोगों को क्या पसंद आएगा। इन सब चीजों के बाद हमने हमारा ये शो डिजाइन किया और आपके लिए बनाया और आपके सामने लेके आए हम ये। हाँ तो रोहन, अब इस बुक को रखते हैं और हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं और इस कहानी पर निर्धारित हमारी एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो
तो स्मृति, आज की एक्टिविटी के लिए हम एक्टिविटी बुक में दिए गए कुछ सवालों के उत्तर देंगे, जैसे कि मैं क्या बनाऊंगा या क्या बेचूंगा, मेरा काम और लोगों के काम से कैसे अलग होगा। फिर अपने ठेले का चित्र बनाएं और नीचे अपनी रिसर्च यानी शोध लिखें। बिल्कुल ऐसे और सवालों के जवाब लिखें और बताएं कि आप अपना ठेला कहां लगाएंगे, किस टाइम लगाएंगे और आपके ग्राहक कौन होंगे। ये सब भाग पूरा करने के बाद आपका ठेला कैसा दिखेगा, वो कहां कहां जाएगा, उसका चित्र बनाएं। और जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको सीधा हमारे इस एड्रेस पर भेज दें। हम आपके ठेले का आइडिया जानने का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो आज का शो यही खत्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले शो में। स्मृति, अगला यानी कि हमारा लास्ट शो, सो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी एक्टिविटी बुक को कंप्लीट करके हमको भेजते रहिए। फिर मिलेंगे अपने लास्ट शो में आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। सो ये थी हमारी आज की कहानी आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन अब इस कहानी पर बेस्ड आपके साथ हम एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं ये शानदार किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको हमें कॉल करना है इस नंबर पर या फिर अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सभी क्विज के सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, आपके घर के आसपास लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, ठेले वाला सबसे बेहतरीन उद्यमी क्यों है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप जहां रहते हैं वहां आप एक स्ट्रीट कार्ड व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं? पांचवा सवाल, जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर भेजें या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां भी अपना जवाब भेज सकते हैं। तो जैसा स्मृति ने कहा, अगर आप वैसा करेंगे तो पहले 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और नंबर घुमाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ममता नैनी है और मैं एक लेखिका हूँ। मुझे कहानियाँ लिखना, पढ़ना, कहना बेहद पसंद है। तो स्कूल टीवी की इस विशेष श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करती हूँ और इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कहानीकारों की जिन्होंने अपनी कहानियाँ, अपनी सोच, अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की। तो ऐसे तो भारत में बहुत से उम्दा चित्रकार, कलाकार हुए हैं, पर आज जिस विशेष व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है जामिनी रॉय। और ये बाकी सभी जो चित्रकार, जो भारतीय चित्रकार हुए हैं, उनसे काफी अलग थे। तो ये क्यों अलग थे? क्योंकि ये जन्मे तो बहुत बहुत साल पहले थे। इनका जन्म सन 1877 में हुआ था, पर आज भी जो इनके काम हैं उनको मॉडर्न इंडियन आर्ट के कुछ शुरुआती कामों में से माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो पारंपरिक जो भारतीय कला शैली है उसको ना मानकर उन्होंने एक अपनी खुद की एक नई कला शैली का निर्माण किया। तो इसीलिए आज भी इनके काम जो हैं वो बेहद मॉडर्न हैं। ये जन्मे बंगाल के बांकुड़ा जिले में। तो ये जो बांकुड़ा जिला है ये बंगाल का बहुत ही एक सुंदर जिला है जो कि लोक कला से भरपूर है। यहाँ पे यहाँ के जो लोक कलाकार हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी की चीजें बनाते हैं। टेराकोटा जो है उनके उसके खिलौने बनाते हैं। टेराकोटा एक लाल रंग की मिट्टी होती है। जो यहाँ के लोक कलाकार हैं वो टेराकोटा के खिलौने बनाते हैं। यहाँ का बांकुड़ा हॉर्स, जो कि बांकुड़ा घोड़ा जो होता है, जो खिलौना होता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं जिसमें टेराकोटा से पौराणिक दृश्य बनाए गए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ये टेराकोटा से बना हुआ पैनल है। तो इस तरह के पैनल आपको वहाँ जो मंदिर हैं, टेराकोटा टेम्पल्स जो हैं बिष्णुपुर के, उसमें आपको इस तरह की जो नक्काशी है वो नजर आएगी। फिर बांकुड़ा की जो बालूचरी साड़ियाँ हैं, एक विशेष प्रकार की बड़ी सुंदर साड़ियाँ होती हैं जिनके पल्लू में आपको पौराणिक गाथाओं के दृश्य नजर आएंगे। तो अगर आप अपनी माँ से पूछे तो आपको बताएंगे कितनी सुंदर साड़ियाँ ये जो बालूचरी साड़ियाँ होती हैं। बांकुड़ा जिले में जो बिष्णुपुर जो घराना है, जो शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण घराना है वो वहाँ पे स्थित है। तो यदि आप देखें तो जो बांकुड़ा जो जिला है वो अपने सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। तो बांकुड़ा में आपको बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के पेड़, पौधे, तालाब, नदियाँ, ये सब आपको बांकुड़ा जिले में मिलेंगी। तो इस सभी जो सांस्कृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य से ये जो भरपूर जो जगह है, इस जगह में जामिनी रॉय का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें चित्र बनाने का बहुत शौक था और ये प्रकृति से वो प्रेरित होकर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाते। जब वे 16 साल के हुए तब वे कलकत्ता आए और कलकत्ता में एक कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वहाँ पे उन्होंने आके दाखिला लिया। और उस समय में ये जो कॉलेज था, इसके प्रिंसिपल जो थे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ये चित्रकार तो थे ही, साथ साथ ये बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियां भी लिखते थे और ये महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो उस समय में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्रिंसिपल थे। तो इनके अंडर जो था जामिनी रॉय का प्रशिक्षण, जो उनकी ट्रेनिंग है कला की, वो शुरू हुई। और उस समय जो था भारत का एक बहुत ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पे और जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में कई सारे आर्ट स्कूल्स, जो कला सिखाने वाले जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खोलना शुरू किए। और वहाँ पे वो जो पश्चिम जो कला की शैली है उसको बढ़ावा दे रहे थे। बच्चों को कैसे कैनवस यूज किया जाए, उस पे ऑयल पेंट्स कैसे किया जाए, जो वास्तविकता का जो कौशल है, जिसको रियलिस्टिक आर्ट बोलते हैं, कि जो आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही आप उसको कैसे उसका चित्र बनाएं, इस तरह की शैली जो थी वो जो अंग्रेजों ने जो आर्ट स्कूल्स यहाँ पे शुरू किए वहाँ पे वो सिखा रहे थे। पर बंगाल में कुछ ऐसे चित्रकार थे जो इस शैली से सहमत नहीं थे। तो वो उनका ये मानना था कि क्यों ना हम जो भारतीय जो कला शैली है, जो पारंपरिक भारतीय कला शैली है, जैसे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं या जो मुगलों के जमाने में जो चित्र बनते थे जिन्हें हम मुगल मिनिएचर्स के नाम से जानते हैं, तो क्यों ना हम उनसे प्रेरणा लेके भारतीय कला शैली बनाएं, ना कि जो पश्चिमी जो कला शैली है उसको हम आगे लेके जाएं या उसको हम फॉलो करें। तो ये जो चित्रकार थे, जो बंगाल में जो चित्रकार थे, उन्होंने एक गोष्ठी जो थी वो तैयार की, जिसको हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ये ग्रुप, ये जो गुट है, ये बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह के जो समय में जामिनी रॉय एक चित्रकार के रूप में उभर रहे थे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही कुशल कलाकार हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध मुखर्जी। तो यदि आप भी जामिनी रॉय के कला शैली में कुछ बनाना चाहते हैं तो अनिरुद्ध अभी आपको बताएंगे कि आप वो कैसे बना सकते हैं। तो उनकी शैली क्या थी और किस तरह से हम आज उसमें कोई चित्र बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध मुखर्जी है। मेरी दाढ़ी से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं एक कलाकार हूँ। पर जामिनी रॉय, उनकी कोई दाढ़ी नहीं थी। वो बहुत ही एक सादगी से रहने वाले इंसान थे। उनके कला ने मेरे को हमेशा ही बहुत प्रभावित किया है और उनके कला और उनकी शैली को देखते हुए आज मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा।
यहाँ आप देख सकते हैं कि अनिरुद्ध एक सांता लड़के का चित्र बना रहे हैं। जामिनी रॉय ने इस चित्र को ब्लू बॉय या नीला बालक नाम प्रदान किया था। जामिनी रॉय सांथाल आदिवासियों से बेहद प्रेरित थे और उन्होंने सांथाल आदिवासियों के बहुत से चित्र बनाए। ब्लू बॉय नाम की जामिनी रॉय की पेंटिंग है। इसमें भी जामिनी रॉय ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है और यदि आप ध्यान से देखें तो उन्होंने इस लड़के की त्वचा को वास्तविक रंग ना देकर एक नीला रंग दिया है। तो जामिनी रॉय का ये मानना था कि जो चित्रकार होता है वो वास्तविक रंगों से बंधा नहीं होता। तो एक बिल्ली के ऊपर एक नारंगी रंग की धारियां हो सकती हैं, घोड़ा लाल हो सकता है और एक जो चीता है वो नीले रंग का हो सकता है। जो जामिनी रॉय की जो कला शैली थी उसमें आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो जो मानविक जो आकृति है उसका एक सरलीकरण है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी जो कला शैली है जिसमें कि एक पर्सपेक्टिव का यूज होता है या दृष्टिकोण कह लीजिए, उसका जो यूज होता है उसको इन्होंने जामिनी रॉय ने तोड़ा और भारतीय पद्धति को अपनाया। और एक अगर आप देखें तो एक फ्लैट पर्सपेक्टिव, एक समतल दृष्टिकोण जिसको कहेंगे, वो इस चित्र में नजर आता है। रेखाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जामिनी रॉय की कला में, उनके चित्रों में। एक उजागर रेखाओं का प्रयोग है, बहुत ही जो बोल्ड लाइंस जो हैं उनका एक प्रयोग है, और एक रिदमिक एक जो लाइन की जो क्वालिटी है उसको अगर कहें तो छंदमय एक लाइन की क्वालिटी है इनकी चित्रों में।
तो आप देख सकते हैं कि एक साधारण बालक को किस तरह से जामिनी रॉय ने एक असाधारण रूप से बनाया है, चित्रित किया है। और उस समय के ना सिर्फ जो ग्रामीण लोग थे और साधारण लोग थे वही उनके चित्रों से प्रभावित हुए, बल्कि जो उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो कला समीक्षक थे, वो भी इनसे जामिनी रॉय के चित्रों से और इनके कला से बेहद प्रभावित हुए। और हम आशा करते हैं कि आप भी जामिनी रॉय के चित्रों से और उनकी कला शैली से प्रभावित हुए होंगे और उनकी शैली में कुछ बनाने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी चित्र आप बनाएं प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमें उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस एपिसोड का भाग बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। Hi, Kumari Guddi here and a very warm and affectionate welcome to all of you. मैं कुमारी गुड्डी +2 हाई स्कूल सिंघिया किशनगंज में पदस्थापित हूँ। मैं यहाँ अंग्रेजी विषय की कक्षाएं लेती हूँ। मैं आप लोगों को आज बाला के बारे में बताऊंगी। बाला क्या है? What is बाला? BALA, ये है इसका अल्फाबेट। B से है बिल्डिंग, A से है एज, L से है लर्निंग और A से है एड। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये है बाला का फुल फॉर्म। यह विद्यालय में शिक्षण से जुड़ा हुआ है, बच्चों के शिक्षण से। 1 to 5 के बच्चों के लिए बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को। हम लोग कक्षा प्रथम के बच्चों को और कक्षा द्वितीय के बच्चों को इसमें पढ़ाते हैं बाला में। और बाला में पढ़ाने का माध्यम है इसके एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे हंसते, गाते, झूमते, खेलते, कूदते पढ़ते हैं और खुशी खुशी सीखते हैं। सीखने के लिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोझ नहीं है, किताबों के बीच में मुंह नहीं घुसेड़ना पड़ता है और आनंद के साथ वे लोग बाला के माध्यम से पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो ये है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग विद्यालय भवन को एक उपकरण के रूप में यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। इसीलिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसे कहा गया है। अब हम लोग ये जानकारी कर ले कि बाला आखिर किशनगंज में आया कैसे।
उस वक्त हमारे किशनगंज के जिला पदाधिकारी महोदय थे सम्मानीय श्री हिमांशु शर्मा जी, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनका एक ये क्वालिटी था कि बच्चों की शिक्षा के प्रति वो काफ़ी रुचि ले रहे थे। वह किशनगंज में बच्चों के स्कूल्स में विजिट किए और बच्चों के बीच में बैठे। ये हैं हमारे हिमांशु शर्मा सर, और इन्होंने ही बाला प्रोजेक्ट को किशनगंज की धरती में उतारा। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों की ऊंची उड़ान है, और बाला के द्वारा बच्चे हंसते गाते अपनी पढ़ाई को पढ़ते हैं। हम कल्पना करते हैं, हम सपने देखते हैं। किस लिए देखते हैं? उन्हें साकार करने के लिए। बाला वैसा ही एक सपना है। स्कूल के वातावरण में सीखने के लिए ऐसी संभावनाएं प्रदान करता है बाला कि अब लोकप्रिय रूप से बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब विद्यालय भवन को सीखने का यंत्र के रूप में बाला इंट्रोड्यूस्ड है पूरे किशनगंज। और इस तरह से हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्कूल सीखने का एक विशेष स्थान है। बिल्कुल बच्चे यहाँ सीखते हैं, केवल बच्चे ही नहीं, अगर शिक्षक भी वहाँ हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। हम शिक्षक भी हर रोज सीखते हैं, और हम ही नहीं बच्चे को सिखाते हैं, हम बच्चों से भी सीखते हैं। तो परंपरागत रूप से शैक्षिक गतिविधि को आश्रय प्रदान करने के लिए स्कूल भवनों की कल्पना की गई है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग विद्यालय भवन में बैठ के ही विद्या ग्रहण करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, हमारे शिक्षक में सिखाते हैं। तो इन्हें सीखने के माहौल में शामिल करने के लिए ईंट, पत्थर, बालू उसके ढांचे के रूप में हम बिल्डिंग बनाते हैं, और उस बिल्डिंग के रूप में बैठकर हम लोग सीखते हैं। तो बाला की खूबी ये है कि इसी ईंट, बालू और गिट्टी के ढांचे को, मतलब इस बिल्डिंग को ही उन्होंने उपकरण बना लिया, और इसी के माध्यम से सिखाया जा रहा है। कैसे? तो वह इस तरह कि बाला के क्लास को पूरा पेंट किया गया, और उसमें ही, किताब में नहीं, उस दीवारों में ही ABCD, ओ आ, क ख, पहाड़ा, गिनती सब कुछ लिखा गया। मतलब बच्चे दीवार में ही देखकर सीखते थे और नाचते थे, गाते थे। ये है बाला। बाला जो है वो हमारे परंपरागत कंसेप्ट को, शिक्षा के परंपरागत कंसेप्ट को तोड़ता है। मतलब परंपरागत कंसेप्ट तो यही है ना कि हम लोग क्लासरूम के अंदर बैठकर किताबें खोलकर और टीचर के द्वारा जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ते हैं, वो हम सीखते हैं। हम ए बोला, अगर हमें शिक्षक बोलते हैं बोलो ए, तो हम बोल रहे हैं ए। लेकिन बाला इस कंसेप्ट को तोड़ता है। यह स्वीकार किया गया है कि भौतिक स्थान सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक संसाधन हो सकता है। जैसे स्कूल के रिक्त स्थान, कक्षा, गलियारे का स्थान, दीवार, छत, दरवाजा, खिड़कियां, ये सब का प्रयोग बाला में किया गया है सीखने के सिखाने की एक श्रृंखला के रूप में, और इसे एक सामग्री की तरह एकीकृत किया गया और फिर इसे इस्तेमाल किया गया। बाला एक ही दिन में किशनगंज की धरती पर पदार्पित नहीं हुआ है। इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत है, इसके पीछे अच्छा मोटिवेशन है, इसके पीछे अच्छा नेतृत्व है। इस प्रकार से बाला किशनगंज की धरती में फला फूला और नाम किया। और सबसे बड़ी बात, नाम तो छोड़ दीजिए, बच्चे बहुत खुश हैं बाला कक्षा से। बच्चे इससे क्या सीखते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बाला की नींव के बारे में मैं बता रहा हूँ। बाला की नींव रखी गई है, किशनगंज जिले में उस वक्त पदस्थापित थे सम्मानीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री हिमांशु शर्मा जी। इनके द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 6/5/2019 को एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 0276 और दिनांक 8/5/2019। इसके निदेशालोक में बाला के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम एक वर्ग कक्ष को आकर्षक चित्र, वर्णाक्षर आदि से पेंटिंग कराने
एवं बच्चों को अभिवादन करना, घड़ी देखना, समय बताना, कोण एवं एंगल का ज्ञान, चित्र के माध्यम से रंगों की पहचान, टेबल एवं संपूर्ण ज्ञानवर्धन कार्य को पूर्ण कराने हेतु एक जिला स्तरीय कार्यदल गठित किया गया। जिला स्तरीय कार्यदल का गठन जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री रतीश कुमार झा उनकी अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नोडल बनाया गया श्री मेहताब रहमानी जी को। कोऑर्डिनेशन का काम किया मैंने, कुमारी गुड्डी। सबसे पहले मैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के बारे में बता दूं। हमारे जब डीएम हिमांशु शर्मा ने इसके प्लानिंग के बारे में बताया कि क्या बालक कक्षा ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसे एक चैलेंज के रूप में लिया हमारे डीओ सर ने, और उसी दिन से, उसी पल से वे लग गए उस सपने को पूरा करने के लिए। हर 7 डेज में उन्होंने मीटिंग बुलवाया और सबको काम बांटा कि किस तरह से बाला को आगे बढ़ाना है। बाला कंसेप्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया था कि बाला इज ए रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बगावत लेकर आया किशनगंज में। इट विल ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम एंड सेट न्यू बेंचमार्क इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। मतलब ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा था। परंपरागत तरीके को चेंज करके हम लोगों ने उछलते कूदते तरीके को अपनाया, एक्टिविटी को अपनाया बाला कक्षा में। और यह एक मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाला का जो प्रोजेक्ट है वो समझिए कि एक तरह का वरदान है, और यह एक बेंचमार्क भी स्थापित करेगा, कर रहा है और कर चुका। अगर आप बाला कक्षा में इंटर कर गए तो आप स्तंभित रह जाएंगे कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। जब बच्चा कूद कर आपको कविता सुनाएगा, जब बच्चा आपको दीवार में ही घड़ी बनी हुई घड़ी को एक डंडा लेकर टाइम बताएगा, जब वह रंगों की पहचान दीवार में ही बता देगा कि ये रेड है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है। मैं तो यही कहूंगी कि बाला का कंसेप्ट वाई इन द किशनगंज ओनली, पूरे बिहार में होना चाहिए बाला का कंसेप्ट। ये प्राइमरी लेवल की पढ़ाई को बिल्कुल चेंज कर देगा। दिस इनोवेशन विल डेफिनेटली चेंज द वे ऑफ लर्निंग। ये डेफिनेटली पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा, पूरे लर्निंग सिस्टम को चेंज कर देगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट वाले अगर इसको अपना लेते हैं तो यह समझिए कि बिहार में एक क्रांति ले आएगा पढ़ाई के मामले में, प्राइमरी एजुकेशन के मामले में। जब ये कोऑर्डिनेशन के लिए बोला गया तो मैंने अपनी एक टीम तैयार की। इस टीम में मैंने अपनी कुछ शिक्षिकाओं को रखा जो कि बहुत ही मंझी हुई शिक्षिकाएं थी। बाला का प्लानिंग में जब हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मीटिंग बुलाते थे तो इसमें सारे बीआरपी, सारे अकाउंटेंट को भी शामिल किया गया, सबको बुलाया गया। इसमें सारे ब्लॉक के अकाउंटेंट या बीआरपी को भी शामिल किया गया, जिससे कि हर ब्लॉक में कक्षा पेंटिंग का काम सुचारू रूप से हो सके। कोऑर्डिनेटर के द्वारा मतलब एक्टिविटी प्लानिंग एवं क्रियान्वयन हेतु एक टीम का गठन किया गया, जो कि मेरे द्वारा किया गया। और विद्यालय में पेंटिंग का कार्य पूरा होने के बाद मैं अपनी टीम लेकर वहां जाती थी और 7 डेज के अंदर मैं वहां के शिक्षक या शिक्षिका, जिसको कि बाला क्लास के नोडल के रूप में नियुक्त किया जाता था, उसको मेरी शिक्षिकाओं के द्वारा पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिर वो नोडल अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं और फिर बाला कक्षा में सिस्टम के अनुसार आपका वो एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्रियान्वयन किया। और बाला का कार्य वैसे तो कक्षा प्रथम से पंचम तक के लिए है, ये मैंने आपको बताया ही, पर प्रयोग के रूप में प्रथम एवं द्वितीय के लिए ही लागू किया गया था। इसमें हमारे जिला पदाधिकारी महोदय श्री हिमांशु शर्मा जी का और हमारे डीडीसी सर यशपाल मीना जी थे और हमारे डीईओ सर रतीश कुमार झा, हमारे नोडल मेहताब रहमानी सर और हमारी पूरी टीम
पूरी मुस्तैदी के साथ बाला को धरती पर लाने के लिए, किशनगंज की धरती पर लाने के लिए और प्राइमरी सेक्शन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जैसे ही किसी कक्षा में, किसी विद्यालय में बाला का कार्य पूर्ण हो जाता था, उसके बाद हम लोग अपने जिला पदाधिकारी महोदय को इनवाइट करते थे कि सर देखा जाए, आया जाए हमारे बाला कक्षा में। और जिला पदाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ बाला कक्षा आते थे। IAS ऑफिसर होते हैं ये लोग, लेकिन हमारे हिमांशु शर्मा सर जमीन पर बैठकर बाला की गतिविधियों को पूरी मुस्तैदी के साथ देखते थे और बच्चों के साथ हंसते थे, खिलखिलाते थे, तालियां बजाते थे। बच्चे उनके सामने, पूरी टीम के सामने नाचते थे, खेलते थे, कूदते थे और पूरी टीम मजे लेकर सबको देखते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उनका मार्गदर्शन भी होता था कि इसमें और ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये करवाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग बाला का कार्य इस तरह से आगे बढ़ता था। मैं कुछ इस विद्यालय का उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कि खगड़ा मिडिल स्कूल। खगड़ा मिडिल स्कूल में इतनी सुंदर एक्टिविटीज़ हुई, इतना सुंदर बाला का कार्य हुआ कि उस वक्त एक मंत्री आए हुए थे और उन्होंने भी बाला का कक्षा का निरीक्षण किया जाकर। और जब वे बाला कक्षा के अंदर गए तो वो बाला कक्षा को और बच्चे की एक्टिविटीज़ को देखकर पूरे मतलब अवाक रह गए और बोले कि ये इज दिस गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में इतने सुंदर बच्चे, मतलब ये तो लग रहा है कि कोई किड्स चल रहा है, कोई प्ले स्कूल चल रहा है। तो उस वक्त हम लोग कितने खुश हुए हम लोग नहीं बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और निकलते निकलते उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे बिहार में बाला कक्षाओं को लागू करने के लिए अपना रिकमेंडेशन दूंगा। हमारे लिए वो बहुत ही खुशी का पल था। खगड़ा मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय नेपालगढ़ कॉलोनी और प्राथमिक विद्यालय छगलिया के बारे में तो मैं क्या बताऊं कि उसके जो HM हैं मोहम्मद सादिक, वो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है एजुकेशन के मामले में, प्राइमरी एजुकेशन के मामले में इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ कि कभी इन विद्यालयों में आकर देखिए। अगर आप मतलब वाह नहीं कर उठे तो आप आइए, आमंत्रण है और देखिए इन विद्यालयों को। और प्राथमिक विद्यालय नेपालगढ़ कॉलोनी की जो प्रधानाध्यापिका है, वह जो बच्चे हैं उनको कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया बच्चों को कि वे उनके बच्चे नहीं हैं, और एक्टिविटीज़ वगैरह वह खुद ही सिखाती थी। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य बाला का इन लोगों ने सहयोग दिया। और फिर हम लोग ठाकुरगंज का दौरा भी किए। ठाकुरगंज में मतलब उस दिन थोड़ा मौसम खराब था और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि बैरागी झाड़ मध्य विद्यालय बैरागी झाड़ जाएंगे, जहाँ की बाला का कार्य हुआ है। और तभी अचानक से हमारे जिला पदाधिकारी महोदय की सूचना आई कि वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। हम लोग सभी थोड़ा सा डाउन हो गया हमारा। तो फिर हम लोगों ने उन्हें कहा कि सर एक बार चला जाए, देखा जाए। उन्होंने सारी तैयारियां की हुई है, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में भी हमारे डीएम सर गए बैरागी झाड़ ठाकुरगंज, जो कि मतलब आई थिंक 90 to 100 किलोमीटर है यहाँ से। और जाकर वो मतलब बाला कक्षा गए और बच्चे इतना खुशी से झूम उठे। और पूरे विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद जहांगीर सर को उन्होंने इतनी शाबाशी दी और पूरी टीम, बाला टीम को उन्होंने इतनी शाबाशी दी और कहा कि मतलब इसी तरह से आगे बढ़िए। और मार्च के बारे में उन्होंने कहा कि मैं मार्च में फिर से इस विद्यालय में आऊँगा। तो इस तरह से बाला का कार्यक्रम पूरे किशनगंज में एक नया रिवॉल्यूशन ले आया था। हमारे पौवाखाली मध्य विद्यालय पौवाखाली का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ के बाला की कक्षा को देखकर और बच्ची की मतलब बाल संसद और मीना मंच के द्वारा बच्चे संचालन कर रहे थे सब चीज़ का। और बाला कक्षा में एक छोटी सी बच्ची जो कि मछली जल की रानी है, जब उसने यह सुनाया बाला कक्षा में तो मतलब सभी जो है तालियां बजाने से अपने आप को रोक नहीं सके।
एक से बढ़कर एक एक्टिविटी, मछली जल की रानी है और ABCD को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना, 1-2 को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना, ये है हमारी बाला कक्षा। तो इस तरह से हम लोगों ने बाला कक्षा का कंसेप्ट किशनगंज में पूरा सहयोग दिया आगे बढ़ाने में। बाला अब तक हमारे किशनगंज में 100 स्कूल में पूरा हो चुका है और 100 विद्यालयों में पूरा होने का श्रेय हमारे DM सर, हमारे DEO सर, रतीश सर के रिटायर होने के बाद कुंदन सर ने भी पूरा सहयोग दिया, जो अब तक हमारे DEO किशनगंज हैं वो, और अभी भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारे नोडल मेहताब रहमानी सर और हमारी पूरी टीम, हमारी शिक्षिकाएं, सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया बाला के कंसेप्ट को किशनगंज में पूरे तरह से सफल बनाने में। हाँ, मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था किशनगंज में और वो बेनूगढ़ के टीले का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। बेनूगढ़ में भी हमारी बाला क्लास बनवाया हुआ है। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री जी का आगमन अगर बाला कक्षा में भी हो जाए तो यह हमारे लिए सौभाग्य होगा। और मुख्यमंत्री जी आए, टीले का निरीक्षण करने के बाद, जबकि उनकी प्लानिंग नहीं थी बाला कक्षा के लिए, उन लोगों का शेड्यूल तो पहले से ही रेडी रहता है, लेकिन जब हमारे बाला क्लास के बच्चे बाहर निकलकर उनकी उंगलियां पकड़कर अपने बेनूगढ़ के स्कूल में, बाला स्कूल में ले जाने लगे, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और बच्चों को मना नहीं कर पाए। और जैसे ही वे अंदर गए और एक सोलर सिस्टम का कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, वो सोलर सिस्टम जब उन लोगों ने देखा उसको और बच्चे ने स्वागत ही उसके द्वारा किया, तो वो मतलब इतने खुश हुए और एक एक बच्चे से मुख्यमंत्री जी ने पूछा सोलर सिस्टम के बारे में, और जो हर प्लैनेट बना था हर एक बच्चे से उस प्लैनेट के बारे में पूछा और बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने हम लोगों को बहुत शाबाशी दी और हमारे लिए इनसे बड़ी बात क्या हो सकती थी। फिर वो बाला कक्षा के अंदर गए और उन्होंने एक एक चीज़ को दिखा, दीवारों को देखा, कंसेप्ट को देखा और देखने के बाद बहुत खुश हुए और उन्होंने भी यही कहा कि बाला का जो कंसेप्ट है ये पूरे बिहार में लागू होना चाहिए और हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी आमंत्रण है कि आइए किशनगंज जिले में हमारे बाला क्लास को आकर जरूर देखिए और प्राइमरी सेक्शन के पढ़ाई के रिवॉल्यूशन को जरूर महसूस कीजिए। अगर आप लोगों का भी कोई अगर क्वेरीज है तो आमंत्रित है। धन्यवाद।